नमस्ते। मेरे चैनल हिस्ट्री शीटर में आप सभी का स्वागत है। मेडिवल इंडिया में अगर हम बात करें तो बेटे करीब 25 ऐसे अरबिक और पर्शियन लिटरेचर के सोर्सेज हैं, किताबें हैं जो हमें मध्यकालीन युग का काफी अच्छा सोर्स बताए जाते हैं और इनसे काफी रिच इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है मेडिवल टाइम्स की। ये अरबिक और पर्शियन भाषा में, बोले तो अरबी या फारसी में लिखे गए। और दूसरी बात, अगर तुम देखोगे तो जितने भी तुम्हारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं और भी तमाम जहां पर जीके पूछा जाता है, वहां पर घूम घूम के यही 20-25 किताबें हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे सामने आती हैं। ठीक है। और मैंने जैसे आई कीप ट्रैवलिंग, तमाम स्टूडेंट से मिलता रहता हूं और मुझे पता चलता है कि भाई इन किताबों के नाम को लेके, इनके ऑथर्स को लेके, ये कब लिखी गई, किस पीरियड में, और ये किस किस बारे में है, इसको लेकर के बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि इनके नाम बड़े फॉरेन से साउंड होते हैं हम लोगों को। मेरी इस वीडियो में कोशिश होगी कि इन 25-26 जो भी किताबें हैं उनका मैं तुम्हें एक सिलसिलेवार तरीके से सर्वे दे दूं, क्रोनोलॉजिकली। ठीक है। उनके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे मालूम है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा और साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स, इमेजेस भी डाल दूंगा ताकि वो देख करके तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे याद हो जाए। और फिर जब भी कभी इनसे टकराओ किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जामिनेशन सिनेरियो में, देन यू आर एबल टू नेगोशिएट और डरो नहीं इन चीजों से और तुम क्वेश्चन को निकाल पाओ। इन एम के साथ आओ बात को शुरू करते हैं बिना ज्यादा डीले के। ठीक है। मैं क्रोनोलॉजिकली चलूंगा। हमारी स्टोरी जो होगी ये करीब 1000 सीई के आसपास से शुरू होगी और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें 18th सेंचुरी तक की, मतलब 11th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक की जितनी भी महत्वपूर्ण बड़ी किताबें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताऊं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। जो पहली किताब हम बात करेंगे तुमसे, ये बहुत बड़ा नाम बताया जाता है बेटे पर्शियन लिटरेचर का। यह पर्शियन भाषा में लिखी गई, इसका नाम है शाहनामा। इसे लिखने वाले का नाम है फिरदौसी। हालांकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं लिखी गई है, इसको लिखा गया है सेंट्रल एशिया में। महमूद गजनी, आई एम श्योर इनका नाम हम लोगों ने जरूर सुना होगा। ये वही हैं जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे रेड करी थी करीब 1026 के आसपास। ऑल इन ऑल 17 रेड्स इन्होंने इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में मारी थी, अलग अलग शहरों में। इन्हीं के सेंट्रल एशिया के कोर्ट में समरकंद के आसपास जो है, समरकंद नहीं, मुझे गजनी कहना चाहिए, हाँ गजनी में इनका कोर्ट था। महमूद ऑफ गजनी इनको कहते हैं ना। तो वहां पर इनके कोर्ट में एक फिलोसफर, एक स्कॉलर थे जिनका नाम बताया जा रहा है फिरदौसी। और फिरदौसी ने यह किताब लिखी है शाहनामा, जिसमें इन्होंने पर्शिया की हिस्ट्री बताई है लेजेंडरी टाइम से लेकर के इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट तक। और ये काफी मजेदार किताब बताई जाती है। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ एपिक्स रिटन इन मेडिवल टाइम्स। और इसने कहीं ना कहीं एक मेजर इंपैक्ट डाला भारत के स्कॉलर्स पे। इसीलिए इस किताब को भारत के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण समझा जाता है और इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पहली किताब अपनी हो गई शाहनामा बाय फिरदौसी, रिटन इन समवेयर अराउंड 1010 सीई इन द कोर्ट ऑफ महमूद ऑफ गजनी। अगली किताब की बात करते हैं। महमूद ऑफ गजनी के साथ ही एक बहुत बड़े स्कॉलर ये भारतवर्ष में आए थे। ठीक है, ये भारतवर्ष में आए थे और इन्होंने कई साल, इनका नाम है अल बेरूनी, कई साल ये इंडिया में रहे। इन्होंने संस्कृत सीखी, इंडियन कल्चर को स्टडी किया, इंडियन सोसाइटी को काफी करीब से जांचा, परखा, ऑब्जर्व किया और उसके बाद इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है तहकीक। जैसे तहकीकात होती है ना, वैसे तहकीक उल हिंद या किताब उल हिंद भी कहते हैं। और ये किताब काफी महत्वपूर्ण सोर्स है मेडिवल इंडिया का। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस दैट अल बेरूनी इज नोन एज फादर ऑफ इंडोलॉजी। इंडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंडिया, तो उसके ये पितामह माने जाते हैं। इन्होंने ही उस स्टडी को ओरिजिनेट किया। पहली बार किसी ने ऑब्जेक्टिवली भारत के कल्चर को ऑब्जर्व किया और उसके बारे में कुछ लिखा। तो यह है अल बेरूनी की किताब उल
हिंद, ये लिखी गई है तकरीबन 1030 के आसपास। ठीक है, तो ये दो किताबें अपनी हो गई। अगली किताब की बात करते हैं, ये भी एक बड़ी किताब बताई जा रही है। इसका नाम है तबाकत ए नसीरी। तबाकत ए नसीरी, तबाकत का मतलब होता है बेटे पीढ़ी, जनरेशन। सो जनरेशन ऑफ नसीरी। हु इज नसीरी? नसीरी इज योर नसीरुद्दीन महमूद, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। ये स्लेव या इल्बारी डायनेस्टी के रूलर थे, बलबन के जमाई थे। ठीक है, और 1260 में, 1260 में, ठीक है, इन्हीं के कोर्ट में रहने वाले एक स्कॉलर बताए जा रहे हैं, मिनहाज इस सिराज जुज़जानी, मिनहाज इस सिराज जुज़जानी। तो इन्होंने बेटा ये किताब लिखी है जिसका नाम है तबाकत ए नसीरी, जनरेशंस ऑफ नसीरी। इन्होंने अर्ली इस्लाम इंडिया में कैसे स्टैब्लिश हुआ टर्क्स के साथ, उसके बारे में काफी कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन अपनी किताब में डाली है, और ये पर्शियन में लिखी। तो शाहनामा किस में थी? वो थी पर्शियन में। किताबुल हिंद किस में थी? वो थी अरबी भाषा में। किताबुल हिंद जो अलबेरुनी ने लिखी थी वो अरबी भाषा में थी। तबाकत ए नसीरी जो है ये पर्शियन में। ये मिनहाज इस सिराज जुज़जानी ने लिखी है। जुज़जान एक इलाका है अफगानिस्तान का, ठीक है, तो वहीं को ये बिलोंग करते थे, तो इसीलिए इनके नाम के आगे जुज़जानी लगा है। लेकिन ऑप्शन में तुमको केवल मिनहाज इस सिराज से पहचानना होगा, जुज़जानी शायद ना लिखे। ठीक है, तो याद रखेंगे तबाकत ए नसीरी रिटन बाय मिनहाज इस सिराज इन 1260 लिखी गई है पर्शियन भाषा में। आगे बात करते हैं, एक बड़ी पर्सनालिटी को तुम्हारे सामने रख रहा हूं। दिस इज आमिर खुसरो। 1253 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1325 में इनका देहांत हुआ था। आमिर खुसरो, इनको तूती ए हिंद भी कहते हैं, पैरेट ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने सितार, तबला, इन वादक, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, इनको बनाने में बड़ी भूमिका प्ले करी। साथ ही साथ ख्याल और तराना जैसे जो शास्त्रीय संगीत के फॉर्म हैं, उसमें भी इनका बड़ा योगदान बताया जाता है। इन्होंने कुछ बड़ी किताबें भी लिखी हैं, इनफैक्ट कई बड़ी किताबें लिखी हैं, और इन्होंने अरबी में भी लिखा है, इन्होंने फारसी में भी लिखा है, इन्होंने हिंदवी में भी लिखा है। हिंदवी भाइयों और बहनों वो भाषा है जिससे उर्दू और हिंदी दोनों निकल के आती हैं। ठीक है, तो आमिर खुसरो ने कई किताबें लिखी, जैसा मैं तुम्हें बता रहा था। दो किताबों का जिक्र मैं तुम्हारे सामने करना चाहूंगा। पहली किताब है पर्शियन में लिखी हुई, जिसे कह रहे हैं नूह सिफिर, बोले तो 9 स्काइज, 9 आसमान। नूह सिफिर पर्शियन में लिखी गई किताब है, और ये मान लो करीब 1315 के आसपास, 1320 के आसपास इसको इन्होंने लिखा है। और इसमें इन्होंने काफी ज्यादा हिस्टोरिकल एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई है चीजों की, डेवलपमेंट्स की, और इंफॉर्मेशन दी है इतिहास से रिलेटेड। नूह सिफिर। दूसरी किताब जिसका मैं जिक्र यहां पे तुम्हारे साथ कर रहा हूं, इसका नाम है खालिक बारी। खालिक बारी एक कविता थी, एक पोएम थी, जिसमें इन्होंने ग्लॉसरी भी बना रखा था। ग्लॉसरी समझते हो ना, जो कठिन शब्दों को एक साथ रिलेट कर लेते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह की ये ग्लॉसरी भी है। इसमें इन्होंने अरबी और फारसी के शब्दों के उर्दू इक्विवेलेंट्स बताए। उर्दू बोले तो हिंदवी, हमने बताया ना, उर्दू हिंदी दोनों कहां से निकले? हिंदवी से निकले, तो इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है कभी कभी। सो द पॉइंट बीइंग कि खालिक बारी एक कविता है जिसमें इन्होंने बहुत खूबसूरती से अरबी और फारसी शब्दों के हिंदवी या उर्दू इक्विवेलेंट्स भी बताए हैं। तो उसको पढ़ के आप भाषा को भी बेहतर समझ सकते हैं। तो इनकी दो किताबें याद रखोगे, नूह सिफिर और खालिक बारी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं एक इंसान जिसका नाम है इसामी। इसामी वो हैं जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल बोला है। ठीक है, तो इसामी, इनका परिवार दिल्ली में सेटल्ड था। ठीक है, और फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली से दौलताबाद,
तो इनका पूरा परिवार भी दौलताबाद आ गया। हालांकि कैपिटल वापस शिफ्ट कर दी गई थी, दौलताबाद से फिर दिल्ली चले गए कुछ ही महीनों बाद, लेकिन इनका परिवार वहीं रह गया। और हमें बताया जा रहा है बच्चे कि करीब करीब 1350 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनको हसन गंगू भी कहते हैं, जो कि बहमनी सल्तनत के रियल फाउंडर बताए जाते हैं। ये एक ब्राह्मण, गंगू नाम के ब्राह्मण के स्लेव थे, इसीलिए इनको हसन गंगू कहा जाता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बोले तो हसन गंगू के कहने पर इसामी ने एक किताब लिखी जिसे कहते हैं फुतूह उस सलातीन, बोले तो द गिफ्ट्स ऑफ सुल्तान। इसको इसामी ने लिखा है हसन गंगू के कहने पर, और इसमें भी तुम्हें इस्लाम के अर्ली जो एंट्री थी डेक्कन में, उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, और डेक्कन की सोसाइटी के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स मिलते रहते हैं। इसामी की फुतूह उस सलातीन, ये भी पर्शियन में है। जब तक मैं बोलूं ना, तो अगर मैं मिस कर रहा हूं बोलना तो समझ लेना कि वो पर्शियन में, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अदरवाइज मैं स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। तो फुतूह उस सलातीन किस में है? पर्शियन भाषा में। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी किताब तुम्हारे सामने ले आ रहा हूं, यह है रेहला। रेहला मतलब मेडिवल वर्ल्ड के बेस्ट ट्रैवलॉग, अगर कोई तुमसे पूछता है तो वो ये किताब है। मोरक्को में टैंजियर्स नाम के शहर से एक इंसान निकला जिसका नाम है इब्न बतूता, और इब्न बतूता ने पूरा पूरा अरब वर्ल्ड ट्रैवल किया, पूरा पूरा इस्लामिक वर्ल्ड ट्रैवल किया, मुझे ऐसा कहना चाहिए। और इन्होंने बेटा फिर अपना ट्रैवलॉग लिखा जिसका नाम है रेहला। रेहला का मतलब होता है द जर्नी, यात्रा, ठीक है। और ये अरबी भाषा में लिखी गई है, करीब करीब समझ लो तुम 1360-65 के आसपास इसको लिखा गया, 65 के आसपास मान सकते हो। ये 1350s में ये इंडिया आए थे, 1340s और 50s में ये इंडिया आए थे, और किताब लिखी गई है 1367-69 के आसपास। किताब का नाम है रेहला, अरबी में लिखी गई है, लिखने वाले का नाम है इब्न बतूता। ये मोरक्को से आए हुए एक यात्री थे, और इन्होंने अपनी पूरी जर्नी की बात लिखी है। ट्रैवलॉग है एक तरह का, समझ लो, ठीक है ना। जैसे अभी व्लॉग्स होते हैं, तो उस जमाने में ट्रैवलॉग्स होते थे, तो वो ट्रैवलॉग उन्होंने लिखा है, और ये बहुत ही खूबसूरत माना जाता है रेहला। अगले अगले अपने डेटा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहां पर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक स्कॉलर, एक राइटर, हिस्टोरियन, और साथ ही साथ एक स्टेट क्राफ्ट के एक्सपर्ट से। स्टेट क्राफ्ट मतलब कि भाई स्टेट को कैसे मैनेज किया जाए। जैसे स्टेट क्राफ्ट का एक्सपर्ट अगर तुम्हें एक एग्जांपल जानना हो तो अपने एंशियंट टाइम्स में चाणक्य थे। चाणक्य ने जैसे अर्थशास्त्र लिखी थी, तो उसी तरह का एक इंसान है। इनका नाम बताया जा रहा है जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी, ये बर्न इलाके के थे। बर्न मतलब हो गया तुम्हारा आज का बुलंद शहर, तो बुलंद शहर के इलाके के थे, तो इनको सब बरनी बरनी बुलाते थे, जियाउद्दीन बरनी। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, वो दोनों अपने लिए जरूरी हो जाती हैं बच्चे। पहली किताब जो इन्होंने लिखी है, और ये याद रखो कि इन्होंने जो राइटिंग्स की हैं वो करीब करीब हैं 1350s के आसपास इन्होंने करी। और इनकी पहली किताब जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा वो है तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक के समय पर थे, उसी समय इनका देहांत भी हुआ 1357 में, और उसी समय इन्होंने किताब लिखी तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट से लेके फिरोज शाह तुगलक के गद्दी पर बैठने तक के तमाम बड़े इवेंट्स को अपनी किताब में नरेट किया है, प्रेजेंट किया है। एक अच्छी किताब मानी जाती है तारीख ए फिरोज शाही। दूसरी बड़ी किताब जो इन्होंने लिखी है बेटा, इसीलिए इनको कहा जाता है कि स्टेट क्राफ्ट के एक्सपर्ट हैं इस किताब के लिए। इस किताब का नाम है फतवा ए जहांदारी। जहांदारी मतलब इस दुनिया को कैसे मैनेज करना है, अ सेट ऑफ नसीहतें, एडवाइस टू एन इस्लामिक किंग।
जैसे अर्थशास्त्र में कौटिल्य कुछ नसीहतें दे रहे थे, एडवाइसेस दे रहे थे ना चक्रवर्ती सम्राट को, वैसे ही ये कुछ सलाह नसीहतें दे रहे हैं एक इस्लामिक किंग को। इसका नाम है फतवा ए जहांदारी। कैसे एक इस्लामिक रूल स्थापित किया जाए और शरिया को यहां पे लगाया जाए, इस बारे में इन्होंने बातें बताई। इस किताब का एक महत्व और है, इस किताब का एक महत्व और है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस किताब ने इस्लाम में कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सब कॉन्टिनेंट के इस्लाम में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इस्लाम यहां पर स्टैब्लिश हो रहा था, उसमें कास्ट सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। कैसे किया? इन्होंने बेटा एक इस मुस्लिम्स की हायरार्की बनाई, 3 लेवल की, 3 लेवल की इन्होंने हायरार्की बना दी। ठीक है, पहले सबसे टॉप लेवल पे इन्होंने रखा अशरफ मुस्लिम्स। ये वो मुस्लिम्स थे जो विदेशों से भारत आए थे, और वो और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, उन सबको इन्होंने बोला अशरफ मुस्लिम्स। इसके बाद इन्होंने अगला टर्म बोला अजलफ। अजलफ वो लोग रहे जो भारत के मूल निवासी थे और इस्लाम को इन्होंने धीरे से कन्वर्ट करके एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कहलाते हैं तुम्हारे अजलफ। और तीसरी कैटेगरी को बोल रहे हैं ये अर्जल, द सो कॉल्ड अनटचेबल्स, लोअर कास्ट पीपल। वो जब कास्ट के जब उनको इतना भैया शोषित किया जा रहा था हिंदू धर्म में, तो बहुत से लोग उस वजह से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। लेकिन वहां पर भी जाकर के अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं उनके संग उनकी कास्ट की जो वो आइडेंटिटी थी वो जुड़ी रही। उनको वहां पे, यहां पर देख रहे हो ये तुम्हारे बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी, ये अपनी किताब में उनको तीसरे पायदान पे रख रहे हैं। इनका नाम दिया जा रहा है अर्जल। ये लो कास्ट से वो जो मुस्लिम्स कन्वर्ट हुए थे उनको बोला जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे तो आज के समय में जिस शब्द को हम पसमंदा कहते हैं, वो तुम्हारे अजलफ और अर्जल ग्रुप से आ रहे हैं। पसमंदा को माना जाता है कि ये विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी ये ज्यादा बैकवर्ड लोग। तो इन्होंने क्या किया, जियाउद्दीन बर्नी ने एक हायरार्की दी जिसमें सबसे ऊपर रखा अशरफ, बोले तो फॉरेन से आए हुए मुस्लिम्स, दूसरे पे रखा अजलफ और तीसरे पे रखा अर्जल। तो ये ध्यान रखना, ये बात हो गई तुम्हारे जियाउद्दीन बर्नी की। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक, ही इज नोन एज द बिल्डर सुल्तान। बहुत सारे शहर और नहरें इन्होंने बनवाई। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, केवल 32 पन्ने में, 32 पेजेस में इन्होंने अपनी एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसे कहते हैं फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत का मतलब अगर देखा तो पता चलेगा तुम्हें कि इसका मतलब होता है विक्ट्री या कारनामे। ठीक है, तो फिरोज शाह के कारनामे, फुतूहत ए फिरोज शाही, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, पर्शियन में लिखी गई है और केवल 32 पेजेस की बायोग्राफी बताई जा रही है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी है अपनी कहानी, फुतूहत ए फिरोज शाही। अब जरा सा मुगल टाइम पर चलते हैं। मुगल टाइम में पहले शासक जो आए ये हैं भाई ऑफ कोर्स बाबर। ठीक है, बाबर ने एक किताब लिखी, बाबर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसे कहते हैं तुजुक ए बाबरी। ये ना अरबी में है ना फारसी में है, ये है टर्किक भाषा में, चगताई टर्किक डायलेक्ट बोल रहे हैं इसको। ठीक है, चगताई टर्किक डायलेक्ट इसको बोला जा रहा है। इसका नाम है तुजुक ए बाबरी। काफी फैसिनेटिंग किताब है। इसमें इन्होंने इनके जो इंप्रेशन है भारत के कल्चर के, भारत की लैंडस्केप के, भारत के क्लाइमेट के, उन सब के बारे में इन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। इसका नाम है तुजुक ए बाबरी। यहीं पर मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं कि आगे अकबर के टाइम पे अकबर के पास नवरत्न होंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स होंगे। उसी में से एक स्कॉलर है जिनका नाम है अब्दुर रहीम खान खाना। ये बैरम खान के बेटे थे, शिया थे। ये बैरम खान भी शिया थे, उनके बेटे हैं अब्दुर रहीम खान खाना। और अब्दुर रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया और इसका नाम पड़ गया बाबर नामा। और इसके बाद तुम देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े मुगल शासक आए हैं, सभी के टाइम पर ऐसी एक किताब जरूर लिखी गई।
नामा लगा के, बाबर नामा, अकबर नामा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनके बारे में भी मैं तुम्हें जहां जहां जरूरी समझूंगा कुछ कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखना, तुजुक ए बाबरी तुर्किक में थी और उसका ट्रांसलेशन अब्दुल रहीम खान खाना ने किया और उसका नाम पड़ गया बाबर नामा। आगे बढ़ते हैं, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं की डेथ हुई थी 1556 में। तो उसके करीब 30 साल बाद उनकी बहन गुलबदन बेगम ने एक किताब लिखी जिसे कहते हैं हुमायूं नामा। और ये हुमायूं नामा जो किताब है, ये बताया जाता है कि ये बेटा रॉयल फैमिली के ट्रेडिशन, सेलिब्रेशंस, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करती कि भाई रॉयल वेडिंग कैसे होती थी, किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, इस पर काफी बात करती है ये किताब। मतलब जो फैशन सेंस था वहां का, उस पर काफी जिक्र करते हैं हुमायूं नामा में। और इसको लिखा है हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने। अगली बड़ी किताब, दिस इज ऑफ कोर्स अकबरनामा। अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। ये भी नवरत्नों में से ही एक थे, अबुल फजल। और इन्होंने किताब लिखी अकबर नामा। अकबरनामा में ही, अकबरनामा 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई है ऐसा बताया जाता है। जो 3rd वॉल्यूम है उसको कहते हैं आईने अकबरी। तो अकबरनामा या आईने अकबरी, दोनों के लेखक एक ही हैं, वही अपने अबुल फजल साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। एक किताब बताई जा रही है तारीख ए फरिश्ता। इसको लिखा है एक हिस्टोरियन जिनका नाम है फरिश्ता। ठीक है, और ये किताब लिखी गई है बेटा, ये फरिश्ता जो थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे। और सेंट्रल एशिया से आने के बाद इन्होंने जो है बीजापुर सल्तनत, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी के अंडर थी, बहमनी जब टूटी ना, तो बीजापुर जो गोवा कर्नाटका के आसपास वाला रीजन है वो आदिल शाही के हाथ में आया। और आदिल शाही डायनेस्टी ने बीजापुर सल्तनत स्टैब्लिश करी। ठीक है, तो यहां के एक बहुत प्रसिद्ध रूलर हुए हैं इब्राहिम आदिल द सेकेंड। ये अकबर के ही कॉन्टेम्परेरी हैं, अकबर के हम उम्र थे और काफी डायनामिक लीडर है, काफी डायनामिक लीडर है इब्राहिम आदिल द सेकेंड। इनके कोर्ट में आकर के फरिश्ता सेटल हो गए और इब्राहिम आदिल द सेकेंड के कहने पर फरिश्ता ने किताब लिखी तारीख फरिश्ता, जिसमें इन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री बताई, कब से एस्टैब्लिश हुआ और जब तक ये जिंदा है। करीब 1600 के आसपास ये लिखी गई, 1600 के आसपास ये लिखी गई है। और इसमें स्पेशल फोकस इब्राहिम आदिल द सेकेंड ने साफ साफ फरिश्ता को बोला कि भाई आपकी किताब में ज्यादा फोकस करिएगा डेक्कन पर। तो इन्होंने डेक्कन पे ज्यादा प्रकाश डाला है। तो इससे तुम्हें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है दक्खन के समाज और उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, बहमनी के बारे में, बीजापुर के बारे में, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार, बीदर, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तारीख ए फरिश्ता, जो कि लिखी गई है 1600 में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई थिंक मुझे एक बात और ऐड कर देनी चाहिए तुम लोगों के लिए बेटा। ये जो इब्राहिम आदिल द सेकेंड है, ये काफी मल्टी टैलेंटेड इंसान है यार, मतलब मैं काफी इंप्रेस हूं इनसे। इन्होंने जो है एक खुद भी किताब लिखी है जिसका नाम है नौरस नामा। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई एक आर्ट में 8 रस होते हैं, बाद में एक रस और जोड़ा गया और इस तरह से भारत की बड़ी फेमस ये नव रस थ्योरी बनी कि भाई किसी भी आर्ट फॉर्म को देखने से आपके अंदर 9 तरह के इमोशंस या रस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इनको भी ये थ्योरी बहुत अमेजिंग लगती थी। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद भी एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने कविताओं का संकलन किया है, कंपाइलेशन किया है, जिस किताब का नाम है नौ रस नामा। और इस किताब में बच्चे, इन्होंने ये भी किताब ऐसी कि इसमें ना अरबी में लिखी है ना फारसी में लिखी है, ये उन्होंने दक्खनी भाषा में लिखी। दक्खनी कौन सी भाषा हुई? दक्खनी बेसिकली वो भाषा हुई, अभी हिंदवी की बात हमने करी थी ना आमिर खुसरो के टाइम पर, तो वो हिंदवी जब नीचे आई, भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कैपिटल शिफ्ट करी थी तो बहुत सारे लोग नीचे आ गए थे दक्खन में, अपनी भाषा लेके आए थे, हिंदवी भाषा लेके आए थे। और ये हिंदवी भाषा जब धीरे धीरे इसमें मराठी, तेलुगु,
कन्नड़, इन तमाम भाषाओं से इन्फ्लुएंस हुई, उस भाषा को बोला जा रहा है दक्खनी। तो इन्होंने नौरस नामा दक्खनी में लिखी। इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी स्टैब्लिश करी, राजधानी बनाई, उसका नाम जानते हो क्या रखा? नौरसपुर। तो कहीं समवेयर ही वाज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस आइडिया ऑफ द 9 रस ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो ये थे इब्राहिम आदिल द सेकंड, और इन्हीं के कहने पर तारीख फरिश्ता लिखी थी फरिश्ता ने, विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेक्कन हिस्ट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है जहांगीर का। जहांगीर भी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, और ये पर्शियन में। तुजुक ए बाबरी तो तुर्किक में थी, लेकिन तुजुक ए जहांगीरी पर्शियन में, और ये ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की। ठीक है, अगली किताब में तुम्हें बताऊंगा यहां पर बादशाह नामा, या इसे बादशाह नामा भी कहते हैं। इसके राइटर बताए जा रहे हैं अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी, इसको खत्म करने के, ये बेसिकली शाहजहां के टेन्योर की हिस्ट्री है, लेकिन बीच में ही ये मर गए अब्दुल हामिद लाहौरी। फिर एक विलायत खान नाम के इंसान बताए जा रहे हैं जिन्होंने इसको पूरा किया। लेकिन अपने ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑप्शन में तुम्हें अब्दुल हामिद लाहौरी मिले। इनकी किताब बादशाहनामा या बादशाहनामा। अंतर क्या है दोनों में? बादशाहनामा वॉज रिटन प्योरली विद वर्ड्स, लेकिन बादशाहनामा में काफी अच्छी अच्छी मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स भी बना दी गई थी इलस्ट्रेशंस के तौर पे। भाई, मुगल मिनिएचर पेंटिंग का भी तो एक बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है ना। तो शाहजहां ने वो पेंटिंग्स भी बनवा दी थी बहुत रिच कलर्स में। ठीक है, तो जब वो इलस्ट्रेटेड पेंटिंग वाला एडिशन है उसको कहते हैं बादशाहनामा, और बिना पेंटिंग वाला जो एडिशन है वो कहलाता है बादशाहनामा। लिखा किसने है? मोटा मोटा लिखा है, अधिकतर मतलब 90% ऑफ द टेक्स्ट इज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, शाहजहां के दो बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब। पहले दारा शिकोह की बात करते हैं। भाई, बहुत ही लर्नेड पर्सनालिटी। इनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे फ्लॉज थे, ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई ही वाज नॉट अ किंग मटीरियल, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, अकेडमिकली स्पीकिंग और एक खुले विचारों की नजर से अगर देखा जाए तो ये भाई बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी एक मिडीवल इंडिया से निकल के आ रही है। दारा शिकोह, इन्होंने गीता का ट्रांसलेशन किया पर्शियन भाषा में। गीता, भगवत गीता का ट्रांसलेशन इन्होंने पर्शियन भाषा में किया। यही नहीं, इन्होंने उपनिषद्स का ट्रांसलेशन किया पर्शियन में। इसको बोलते हैं सिर ए अकबर। जो इन्होंने उपनिषद्स को पर्शियन में ट्रांसलेशन किया, उसको, उस एडिशन को बोलते हैं सिर ए अकबर। इसके अलावा इन्होंने एक पर्शियन में किताब भी लिखी जिसे कहते हैं बेटा मजमा उल बहरैन। बहरैन का मतलब होता है ओशियन, ओशियन, समुद्र। और मजमा का मतलब मुझे लगता है शायद हम लोग को मालूम होगा, मजमा एक कॉमन टर्म है ना, कि ये क्या मजमा लगा रखा है, भीड़ लगा रखी है ना, क्या सब खड़े हो मिलके, उसे कहते हैं मजमा। तो उन्होंने किताब लिखी मजमा उल बहरैन, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, दो समुद्रों का मिलन। ये सिंबलिज्म था, ये कहना चाह रहे थे कि कैसे एक हिंदू सिविलाइजेशन और मुस्लिम सिविलाइजेशन ये मिल करके एक कॉम्पोजिट कल्चर बना रही हैं इस सब कॉन्टिनेंट का। मजमा उल बहरैन, इसमें इन्होंने काफी सारी सिमिलैरिटीज दिखाई हिंदू थॉट में और इस्लामिक थॉट में। बहुत प्यारी किताब होगी, आई एम श्योर। मैंने पढ़ी तो नहीं है, मैंने तो इनमें से कोई भी नहीं पढ़ी है यार, मैं तो बस सबके नाम और उनके थोड़े थोड़े समरी पढ़ के तुम्हारे सामने आ गया हूं। मजमा उल बहरैन दारा शिकोह द्वारा लिखी पर्शियन में। मान सकते हो कब लिखी गई होगी भाई? 1650 के आसपास मान सकते हो। 1658 में तो बैटल ऑफ सामूगढ़ होती है, उसमें इनको हरा दिया जाता है, दारा शिकोह को औरंगजेब हरा देते हैं, दारा शिकोह अरेस्ट हो जाते हैं, बाद में दारा शिकोह मरवा दिए जाते हैं, और औरंगजेब खुद शहनशाह बन के मुगल गद्दी पर बैठते हैं और अपना टाइटल ले लेते हैं आलमगीर। आलमगीर ये टाइटल ले लेते हैं। अब इनके समय पर भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं, वो भी जानते हैं।
पहली किताब याद रखो, आलमगीर नामा। आलमगीर नामा ये लिखी है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखी है आलमगीर नामा। इसके आगे अगली किताब का जो जिक्र मैं कर रहा हूं यह है फुतूहत ए आलमगीरी। फुतूहत हमने तुम्हें बताया था ना, विक्ट्रीज या कारनामे। तो फुतूहत ए आलमगीरी इसको लिखा है एक हिंदू ने, ईश्वर दास नागर। पर्शियन भाई केवल मुस्लिम्स ही थोड़ी पढ़ रहे थे। सिकंदर लोदी ने ही इनफैक्ट ये अलाउ कर दिया था कि हिंदूज स्पेशली ब्राह्मण्स भी मदरसों में जा सकते हैं और बिना कन्वर्ट हुए वो पर्शियन और अरेबिक पढ़ सकते हैं। तो लोदीज के टाइम से ही एटलीस्ट ब्राह्मण्स तो पढ़ना शुरू ही कर चुके थे, पर्शियन और अरेबिक। तो हमें बताया जा रहा है कि फुतूहत ए आलमगीरी लिखी है ईश्वर दास नागर नाम के एक शख्स ने। ये एक तरह की समझ लो बायोग्राफी हो गई। किसकी? आपके औरंगजेब की हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, औरंगजेब के ही समय पर एक और बड़ी किताब लिखी गई है, इसका नाम है फतवा ए आलमगीरी। ये इंपॉर्टेंट किताब है। ये समझ लो कि भाई करीब करीब 500 इस्लामिक स्कॉलर्स इकट्ठा किए औरंगजेब ने और उनसे कहा कि भाई आप लोग कुरान को इंटरप्रेट करो आज के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई शरिया कैसे लगाया जाएगा पैटर्नल प्रॉपर्टी के रूल पर या मैरिज रूल्स पर, एथिकल नॉर्म्स पर, स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, इन सभी कॉन्सेप्ट, इन सभी के संदर्भ में शरिया को इंटरप्रेट करो। 500 स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, अधिकतर हनाफी स्कॉलर्स थे। ठीक है, मैंने एक मजहब पे एक वीडियो बनाया भी है जिसमें हनाफी, मलिकी और इन सब का डिस्कशन थोड़ा सा किया है। इफ यू वांट यू कैन प्रॉब्ली हैव अ लुक एट इट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पे भाई इन्होंने सारे स्कॉलर्स इकट्ठा किए और उन सबसे शारिया का इंटरप्रिटेशन कराया और उसको पूरा कंपाइल कराया एक किताब में जिसे कहते हैं फतवा ए आलमगीरी। राइट, फतवा ए आलमगीरी। और बाद में कॉलोनियल टाइम्स में भी यही किताब यूज की गई भारतीय मुसलमानों पे शरिया इंप्लीमेंट करने के लिए। इस किताब में तमाम तरह की चीजें कि क्रिमिनल लॉ पे पनिशमेंट क्या होगी, चोरी की सजा क्या होगी, अडल्ट्री की सजा क्या होगी, और ये सारी बातों का कंपाइलेशन कहला रहा है फतवा ए आलमगीरी। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं तुम्हारे एक ऑफिसर हुआ करता था जिसे कहते हैं मुहतसिब। मुहतसिब ये दिल्ली सल्तनत में भी था, मुगलों के टाइम पर भी था। ही वॉज काइंड ऑफ पब्लिक सेंसर ऑफिसर, बल्कि मतलब क्या समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये पूरे एम्पायर को टूर करेगा और देखेगा कि क्या वहां पे सही तरीके से शारिया के हिसाब से चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही। जैसे अगर उदाहरण के लिए समझने के लिए सोचो तो देखो, अशोक ने जैसे धम्म महामाताज अपॉइंट किए थे जो टूर करते थे और देखते थे कि भाई अशोक के धम्म के हिसाब से सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनके राज्य में। उसी तरह से ये मुहतसिब था और मुहतसिब दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही था। औरंगजेब ने ये तो पहले कंपाइलेशन करवाया, पहले फतवा आलमगीरी, फिर हम लोग को यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुहतसिब की पावर्स काफी सारी बढ़ा दी कि भाई ही विल हैव अ लॉट ऑफ अथॉरिटी टू एंश्योर दैट पीपल आर ऑपरेटिंग एज पर शरिया। तो कहीं ना कहीं देखो इन बातों से हमें पता चल रहा है कि थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स सोच के मारे तो औरंगजेब थे। ठीक है, अब आखिरी की एक दो और बुक्स तुम्हारे सामने रख रहा हूं, फिर बात को रैप अप करूंगा बच्चों। एक किताब बताई जा रही है अपने आप को हम लोगों को, मुंतखब अल लुबाब। मुंतखब अल लुबाब इसका मतलब हो गया रिकॉर्ड्स ऑफ द वाइज एंड प्योर। मुंतखब अल लुबाब, वाइज, रिकॉर्ड्स ऑफ द वाइज एंड प्योर। ये लिखी गई है कफी खान द्वारा 1732 में, पर्शियन में लिखी गई है।
ठीक है, पर्शियन में लिखी गई है और इसमें तुम्हें औरंगजेब की डेथ के बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से यहां पर मिलते हैं, ये भी पता चलता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें अर्ली सिख हिस्ट्री, मराठा हिस्ट्री, औरंगजेब की डेथ के तुरंत बाद का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में ये अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे हैं। काफी खान की लिखी हुई मुंतखब अल लुबाब जो तुम्हें सिख और मराठा हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है अर्ली 18th सेंचुरी का। आखिरी किताब जिसका मैं जिक्र तुम्हारे सामने आज लेकर के आया हूं, इसका नाम है स्यार मुताखरीन। स्यार मुताखरीन बोले तो रिव्यू ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, आखिरी आ रहा है ना, रिव्यू ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। इसको 1790 में लिखा है, 1790 में लिखा गया है इसको, और इसको लिखने वाले का नाम बहुत खूबसूरत लगता है मुझे, गुलाम हुसैन खान तबा तबाई, राइट। तो इन्होंने किताब लिखी है स्यार मुताखरीन, रिव्यू ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, जिसमें तुम्हें इंफॉर्मेशन काफी अच्छी मिल रही है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस और ब्रिटेन की, ये हावी होते जा रहे थे। खास तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से हावी होती जा रही थी, हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से जर्जर होती चली जा रही थी और ये लोग ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। तो कॉलोनियलिज्म की अर्ली टाइम्स, कॉलोनियलिज्म जब अपना पैठ बैठा रही थी उपमहाद्वीप पे, उस समय की एक अच्छी सोर्स बुक अगर कोई आपसे पूछे तो वो गुलाम हुसैन खान तबा तबाई की सियार मुताखरीन होगी। उम्मीद करता हूं कि ये किताबें तुम्हें थोड़ी थोड़ी इनकी रेलेवेंस और इनके बारे में कुछ फैक्ट्स समझ में आया हो, और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें क्वेश्चन भी एग्जाम में हेल्प करे सॉल्व करने में। ठीक है, सी यू।